प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बीके एंजल क्लासेस में। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के सारे प्रश्न हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। चूँकि ये प्रश्नावली बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इसमें से एक एक प्रश्न को हमें ध्यान से देखना अति आवश्यक है। तो प्रश्न को हल करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, ये हम आप लोग को बताना चाहेंगे। बेसिक बातों में ये है कि कोई भी अभाज्य संख्या है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ... कई संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। हम इतना लिखते इसलिए हैं ताकि आप लोग को कुछ संख्याएं याद हो जाए। तो अगर इन अभाज्य संख्याओं को अंडर रूट अर्थात करणी के अंदर रखते हैं तो वह एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। यह एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। कभी कभी एग्जामिनर जो है पूछ लेते हैं या कोई जो है मौखिक रूप से पूछ लेता है कि अंडर रूट 5 कैसी संख्या है, अंडर रूट 2 कैसी संख्या है। तो हम बता सकते हैं कि जो भी अभाज्य संख्याएं हैं अगर उनको अंडर रूट के अंदर रख लिया जाए तो वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। शायद इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब इसको इरेज करके प्रश्न को हल करते हैं। अच्छा, प्रश्न में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो अंडर रूट 5 की जगह पे अंडर रूट 3 या अंडर रूट 2 या अंडर रूट 7 या अंडर रूट 13 मतलब कुछ भी दे सकता है। तो सभी प्रश्नों को हल करने का एक ही मेथड है। अब चलते हैं मेथड को देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। तो चूंकि इस प्रकार का अगर प्रश्न हो तो यहाँ दिया है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम कल्पना करते हैं या मानते हैं। क्या कल्पना करते हैं? कल्पना ये करते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ऐसे लिखेंगे जैसे लिख रहे हैं, अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, एक बात ध्यान देना है कि जो ये अपरिमेय अगर सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो यहाँ सिद्ध करेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 5 बराबर p/q लिख सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, कल्पना किया गया है यानी माना गया है। तो परिमेय संख्या अगर कोई भी होगा तो उन्हें परिमेय संख्या का परिभाषा ये होता है कि ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो ये q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ p तथा q पूर्णांक होना चाहिए। p तथा q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, यानी p और q जो हो वो दशमलव में ना हो, पूर्ण अंक हो। तथा साथ ही साथ एक बात और ध्यान देना चाहिए कि p और q जो है, p और q सह अभाज्य होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। सह अभाज्य होने का मतलब ये है कि जो p और q का एचसीएफ है, जो p और q का एचसीएफ है ये एक होना चाहिए। p और q का एचसीएफ एक होने का मतलब ये है कि p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। क्योंकि एचसीएफ में हम लोग पढ़े हैं कि जो p और q यानी दो संख्याओं में जो कॉमन पार्ट होता है वही एचसीएफ होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं इतनी कंडीशन है। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर अंडर रूट 5 इन सभी कंडीशन को फुलफिल करता है यानी इन सभी कंडीशन का पालन करता है तो वह एक परिमेय संख्या होगा।
अगर इन कंडीशनों में से किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं करता, फुलफिल नहीं करता, तो जाहिर सी मान लेंगे कि वो परिमेय नहीं होगा, तो वो अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई हैं उसमें पहला वीडियो में हमने बताया है कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उन्हें केवल दो भागों में बांटा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में बांट सकते हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि अगर परिमेय संख्या नहीं होगा, अगर इन कंडीशन को √5 फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो अगर परिमेय नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपरिमेय संख्या जरूर होगा। तो चलते हैं कंडीशन को हल करते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं कि √5 और q को अगर इधर भेज दे बराबर p। √5 चूंकि यहाँ भाग में है q, तो q को इधर भेजेंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, यानी √5q बराबर p हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब √5q बराबर p में दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ बगल में लिख लेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, इस प्रश्न को हम बहुत बेसिक से और बहुत विस्तार से हल करेंगे, तो इसलिए आप लोग को एक एक स्टेप देखना है। और ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ये बात ध्यान रखना। तो √5q² को लिख सकते हैं 5q², चूंकि √5 गुणे √5 अगर लिखा जाए, √5 गुणे √5 तो बराबर √25 25, यानी 5 हो जाता है। शायद ये बात समझ गए होंगे आप। तो 5q² बराबर p² हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब ये देखना है कि हमने पढ़ा है कि अगर q² को एक तरफ रखें तो 5 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा p² / 5। समझ में आ गया होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अभी देखते जाइए कैसे पूरा हल करेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि कंडीशन में है कि p तथा q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो हम लिखेंगे कि दिए गए कंडीशन से q एक पूर्णांक संख्या है। चूंकि q एक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए q² भी एक पूर्णांक संख्या होगा। q² भी एक पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या होने का अर्थ यह है कि जो q का मान होगा ये पूर्ण अंक में होगा, दशमलव में नहीं होगा, अंश बटे हर में नहीं होगा, यह पूर्ण अंक में होगा। इस प्रकार कह सकते हैं q² भी एक पूर्णांक होगा, क्योंकि अगर q को हम मान लेते हैं 4, तो 4 एक पूर्णांक संख्या है कि तो 4 का जो वर्ग है 16, यह भी एक पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार कह सकते हैं कि q एक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए q² भी एक पूर्णांक संख्या होगी। अच्छा, q² अगर एक पूर्णांक संख्या है तो स्पष्ट है कि p² बटे 5 q² के बराबर है। इस प्रकार कह सकते हैं कि इसीलिए p² बटे 5 भी एक पूर्णांक संख्या होगा, भी एक पूर्णांक संख्या होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और चूंकि हम जानते हैं कि p² बटे 5 भी एक पूर्णांक संख्या होगा, इसका मतलब ये है कि p² 5 से पूरा विभाजित हो जाएगा, क्योंकि p² बटे 5 एक पूर्णांक संख्या है, यानी इसका जो मान होगा ये पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या होगा, इसका मतलब ये है कि p² 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। यहाँ इसलिए लिखते हैं कि इसलिए p² 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। और चूंकि p² 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, इस प्रकार कह सकते हैं कि p भी 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। p भी 5 से
पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अच्छा, ये बात हो गई कि आपके अंदर डाउट कि पी स्क्वायर 5 से पूरी तरह विभाजित है, तो पी कैसे 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो हम देख सकते हैं पी स्क्वायर अर्थात 25, अगर 25 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 25 मान लिए हैं, तो यहां से स्पष्ट है कि अगर पी स्क्वायर 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो जो पी का मान होगा 5, ये भी 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात। अब चलते हैं आगे स्टेप पे। इसको ऐसे जो है इधर लिखेंगे। अब चूंकि P 5 से पूरी तरह विभाजित होगा, इस प्रकार कह सकते हैं कि P/5 जो होगा, P/5 बराबर कुछ मतलब पूर्णांक निकल के आएगा, और जो पूर्णांक होगा वो n1 मान लेते हैं। ये माना चूंकि P 5 से पूरी तरह विभाजित होगा, जब P 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो इसका कुछ मान निकल के आएगा, और जो मान निकल के आएगा उसको n1 मान लिए हैं, तो जो इसका मान निकल के आएगा यह भी एक पूर्णांक होगा, यह भी एक पूर्णांक होगा। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, n1 भी एक पूर्णांक होगा। इस प्रकार हम इसको आगे बढ़ाते हुए लिख सकते हैं कि P बराबर 5n1, 5 को इधर ट्रांसफर कर दिए तो P बराबर 5n1। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब आगे क्या देखते हैं, अब आगे देखते हैं कि जो P का मान है, P का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जो P का मान है 5n1, इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से स्पष्ट लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर P की जगह पे 5n1 लिखेंगे, तो 5n1 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 5। शायद इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25n1 स्क्वायर बटे 5। अब 5 से काट देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5n1 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। अब देखिए आगे क्या करते हैं। तो आगे जो है, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5n1 हो गया। अब यहाँ से हम एक बात और जानते हैं कि जो कंडीशन है P तथा Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। चूंकि Q एक पूर्णांक संख्या है, इस प्रकार कह सकते हैं कि Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक संख्या है। और जब Q स्क्वायर एक पूर्णांक संख्या है तो हम लिख सकते हैं कि 5n1 स्क्वायर भी एक पूर्णांक संख्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा। बात शायद समझ में आ गई होगी। अब तो बच्चों ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा कट करके और शार्ट में कर देते हैं, क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाएगा और बोर्ड भी बहुत बड़ा नहीं है। तो यहाँ से देख रहे हैं क्यू स्क्वायर बराबर 5n1, अगर 5 को इधर भेजें तो n1 स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5। ये n1 स्क्वायर इधर ले आए, क्यू स्क्वायर बटे 5 हो गए, 5 को इधर भेज दी। इतनी बात शायद समझ में हो गई। अब हम देख रहे हैं कि जो n1 है यह भी एक पूर्णांक संख्या है, n1 एक पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि n1 स्क्वायर भी एक पूर्णांक संख्या होगा, n1 स्क्वायर भी एक पूर्णांक संख्या होगा। और चूंकि n1 स्क्वायर एक पूर्णांक संख्या है, इस प्रकार q स्क्वायर बटे 5 भी एक पूर्णांक संख्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अब चूंकि q स्क्वायर बटे 5 एक पूर्णांक है, इसलिए स्पष्ट है कि q स्क्वायर में अगर 5 से भाग देंगे तो एक पूर्ण संख्या होगा।
और पूर्ण संख्या तब आएगा जब क्यू स्क्वायर को 5 पूरी तरह विभाजित कर देगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाएगा, विभाजित होगा। अब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो हम कह सकते हैं कि क्यू भी 5 से विभाजित होगा। यही फॉर्मेट है यहाँ भी, क्यू स्क्वायर बटे 5 भी एक पूर्णांक होगा, इसलिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। और जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। और जब क्यू 5 से विभाजित होगा यानी क्यू बटे 5, क्यू 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो इसका कुछ मान निकल के आएगा। मान लेते हैं n2 निकल के आया, और n2 जो होगा यह भी एक पूर्णांक संख्या होगा। अच्छा, इसमें बात हमें ये ध्यान देना है कि इसको हम इक्वेशन नंबर नेक्स्ट मान लेते हैं इसको, और एक मिनट, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। इसको अभी नहीं मानेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ के मानते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से जो है कुछ बातें निकल के आ रही हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि Q बराबर 5n2, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मानेंगे, इक्वेशन नंबर 4 मानेंगे। अच्छा, यहाँ एक बात दिखाई दे रही होगी कि इक्वेशन नंबर 2 में P बराबर 5n1 और इक्वेशन नंबर 4 में Q बराबर 5n2। तो हम लिख सकते हैं आगे कि समीकरण, एक मिनट, ये तो लिख सकते हैं कि समीकरण 2 तथा 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से, 2 तथा 4 से 2 में है P बराबर 5n1 और 4 में है Q बराबर 5n2। इतनी बात समझ में आएगी होगी। और चूंकि लिखेंगे चूंकि P तथा Q में 5 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, P तथा Q में 5 उभयनिष्ठ है, स्पष्ट है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 से। P और Q में ये 5 जो है ये उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो गया। तो हम कह सकते हैं चूंकि P तथा Q में 5 उभयनिष्ठ है, इसीलिए P तथा Q का HCF जो होगा वो 5 होगा। इस प्रकार या इसलिए √5 परिमेय संख्या नहीं होगा, इसीलिए √5 परिमेय संख्या नहीं होगा। चूंकि परिमेय संख्या होने का शर्त यह था कि HCF 1 होना चाहिए, और यहाँ HCF जो प्राप्त हुआ है वो 5 प्राप्त हुआ है, इसलिए √5 परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर लिखेंगे इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अब इसको एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, जो भी बच्चे समझ में नहीं आया एक बार फिर से देख लेंगे। जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय सर्वप्रथम जो √5 या √3 या √2 भी हो उसको एक परिमेय संख्या मानते हैं। ये अपरिमेय है, इसका जो अपोजिट होता है उसे मानते हैं। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो जो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है उसे फॉलो करना चाहिए, तभी तो परिमेय संख्या होगा। अब ये जो परिभाषा होता है, ये परिभाषा क्या होता है? परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, साथ ही साथ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, साथ ही साथ P तथा Q सहभाज्य भी होना चाहिए। और सहभाज्य होने का अर्थ यह है कि इनका HCF 1 होना चाहिए, मतलब इनमें P और Q में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न में 5 कॉमन हो गया है ना, इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। अब हल करने का तरीका यह है कि √5 की तरफ Q को ट्रांसफर कर देते हैं, तो √5 Q बराबर P हो गया।
अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, दोनों पक्षों का वर्ग किए तो ये √5 और √5 मिलके 5 हो गया, 5q² बराबर p² हो गया। अब q से 5 को इधर ट्रांसफर किए तो q² बराबर p²/5 हो गया। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए। अच्छा, परिभाषा से स्पष्ट है कि जो p और q है वो दोनों पूर्णांक हैं। इस प्रकार यहाँ लिखा है कि q एक पूर्णांक संख्या है परिभाषा से, तो इसीलिए q² भी एक पूर्णांक संख्या होगा। अभी हमने बताया है कैसे, क्योंकि अगर कोई संख्या पूर्णांक है तो उसका वर्ग करेंगे तो वह भी एक पूर्णांक संख्या होता है। इसीलिए p²/5 भी एक पूर्णांक संख्या होगा, क्योंकि q² के बराबर ये है, तो जो उसके बराबर वो भी उस नियम को फॉलो करेगा, यानी p²/5 जो है ये भी एक पूर्णांक संख्या है। इसीलिए p² 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, क्योंकि p² में अगर 5 से भाग करेंगे, अगर वो एक पूर्णांक संख्या आएगा यानी पूर्ण संख्या आएगा, तो इससे स्पष्ट है कि p² 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और p² अगर 5 से पूरी तरह विभाजित है तो इससे स्पष्ट है कि p भी 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अभी बताया है हमने। जब p भी 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी तो p 5 से पूरी तरह विभाजित होने पे कुछ ना कुछ इसका मान आएगा, और अगर पूरी तरह विभाजित है इसका मतलब ये जो निकल के आएगा यह एक पूर्णांक होगा, और जो निकल के आया है उसको हम लोग n1 मान लिए हैं। अब यहाँ से p का जो मान है 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे 5n1 आ जाएगा। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब जो समीकरण 2 में p का मान आया है इसको फिर समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 में रखने पर q बराबर p² की जगह p की जगह पे 5n1² हो गया। अब इसको जो है वर्ग किए तो 25n1² हो गया, 5 से 25 कट गया, यहाँ 5 हो गया, यानी q² बराबर 5n1² हो गया। बात समझ में आ गई होगी। अब n1 को एक तरफ रखते हैं और 5 को इधर भेजते हैं तो q²/5 हो गया। इसे समीकरण नंबर 3 मान ले। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हमने यहाँ n1 जो माना है यह एक पूर्णांक संख्या है, तो इससे स्पष्ट है कि n1 जो स्क्वायर होगा यह भी एक पूर्णांक संख्या होगा। अगर n1² एक पूर्णांक संख्या है तो n1² के बराबर q²/5 है, यह भी एक पूर्णांक संख्या होगा। और अगर q²/5 एक पूर्णांक संख्या है तो इससे स्पष्ट है कि q² 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अगर तो हम कह सकते हैं कि q भी 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। अगर q 5 से पूरी तरह विभाजित होगा तो इसका भी कुछ मान निकल के आएगा, और जो मान निकल के आया मान लेते हैं n2 निकल के आया है, और जो n2 होगा यह भी एक पूर्णांक संख्या होगा। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि q एक तरफ रख के 5 को इधर ट्रांसफर कर दिए तो 5n2 हो गया। अब इसको समीकरण नंबर 4 मान ले। अब समीकरण 2 तथा 4 से स्पष्ट है कि p का मान जो निकल के आया 5n1 निकल के आया, और q का मान निकल के आया 5n2 निकल के आया। अब समीकरण 2 तथा 4 से p बराबर 5n1 q बराबर 5n2, चूंकि p तथा q में 5 कॉमन हो गया, 5 उभयनिष्ठ हो गया, इस प्रकार कह सकते हैं कि p तथा q का जो HCF है वो 5 हो गया। इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ परिभाषा में दिया है कि वही संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं जिसमें p तथा q का जो HCF होता है वो 1 होता है, और चूंकि यहाँ p तथा q का HCF 5 प्राप्त हुआ है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। हम जानते हैं कि अगर परिमेय संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या ही होगी, तो इसलिए कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतनी बात आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन था। आज को सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जो है कल। चलिए, जय हिंद, जय भारत।